हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गाइड अखिलेश कुमार त्रिपाठी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज भारतीय संविधान के 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम। इसके पहले हम लोग भारतीय संविधान में अभी तक हम लोग भारतीय संविधान में 1773 से लेकर 1858 के अधिनियमों को कंप्लीट कर चुके हैं। यानी अभी तक जो हमारी क्लासेस रही है भारतीय संविधान की, ये भारतीय संविधान की पूरी क्लासेस यहाँ तक हो चुकी है। या एक तरीके से हम लोग देखें तो हमारे जो भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है ना, जो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया का प्रशासन। ठीक, भारत में हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हैं दो पार्ट में, ईस्ट इंडिया का प्रशासन, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग ताज का प्रशासन, ब्रिटिश ताज का प्रशासन। तो ये दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ये वाला जो आपका पॉइंट रहता है, ये रहता है 1773 से लेकर 1858 का अधिनियम तक। और इसके बाद जो दूसरा होता है 58 से चलेगा, 1858 से चलेगा आपका 1947 के भारत शासन अधिनियम तक। तो हम लोग अभी तक की जो सारी क्लासेस थी उन सभी क्लासेस में ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1861 का अधिनियम, 61 का परिषद अधिनियम। ओके, और इस अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं हमारे देश में, उन सभी बदलावों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से हम लोग देखें तो 1858 का जो अधिनियम था वो 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। और ब्रिटिश सरकार को अब लगने लगा था कि जो शासक और शासित हैं, ब्रिटिश सरकार को 1857 की क्रांति के बाद ऐसा लगने लगा था कि जो शासक हैं, जो शासित हैं, इनके बीच घनिष्ठता का संबंध नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें इन दोनों के बीच घनिष्ठता का संबंध लाना होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फिर से इस प्रकार की क्रांति की शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रांति दोबारा हो सकती है। तो इस प्रकार की क्रांति को रोकने के उद्देश्य से कि 1857 की क्रांति दोबारा फिर से ना हो, 1857 की जो क्रांति है ऐसी दोबारा कोई क्रांति ना हो, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया कि जो शासक हैं, जो शासित हैं, इन दोनों के बीच घनिष्ठता का संबंध लाना होगा। और ये घनिष्ठता का संबंध केवल तभी संभव है जब प्रशासन में भारतीयों का सहयोग होगा। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ पर मान लिया था कि यदि शासक और शासितों के बीच घनिष्ठता का संबंध लाना है, तो ये जो घनिष्ठता होगी इन दोनों के बीच, ये घनिष्ठता करवाने वाले केवल एक ही समुदाय है, और वो समुदाय है भारतीय। अब प्रशासन में भारतीयों को लाना होगा। इस प्रकार की जो नीतियां थी वो 1861 के अधिनियम में हमें दिखाई देगी। 1861 के अधिनियम में हम लोग ये समझेंगे। तो इसके पहले हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं 1858 का अधिनियम। और 1858 के अधिनियम में मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था कि 1858 के अधिनियम में एक नया पद सृजित हुआ था, जिसको हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते हैं। भारत सचिव, ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण था 1858 के अधिनियम के बाद। इस पद में हम लोग देखेंगे कि जो वायसराय हुआ करता था, उस वायसराय को यहाँ पर, ठीक, उस वायसराय को यहाँ पर शक्ति विहीन कर दिया। 1858 में जो वायसराय था, इस वायसराय को शक्ति विहीन कर दिया, और वायसराय की सारी शक्तियाँ भारत सचिव में डाल दी गई। अब बेचारा वायसराय शक्ति विहीन रह गया। जो देश का राजा था वो राजा ना होकर किसी के अंडर में आ गया, किसी के अंडर में प्रशासन करेगा, किसी के अंडर में बनाए गए कानूनों को मानेगा। तो यहाँ पर ये बात वायसराय को बहुत बुरी लगती रही होगी, और बेचारे ने लगातार इस पद की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखा। और इसका संघर्ष 1858 के बाद 1861 में दिखाई देता है। यानी 3 वर्ष इसने लगातार संघर्ष किया कि मुझे मेरी शक्तियों को लौटा दिया जाए, जो मेरे ब्रह्मास्त्र हैं, जो मेरे नारायणास्त्र हैं, उन सभी शक्तियों को मुझे पूर्ण जिस पहले की तरह लौटा दिया जाए। अर्थात 3 वर्ष तक इस पद के लिए उस पद ने बहुत संघर्ष किया, ताकि भारत सचिव से 3 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ब्रिटिश संसद प्रसन्न हुई और इस पद से बोलती है कि मांगो, क्या मांगते हो। इस पद ने मांगा कि प्रभु कुछ ऐसी शक्ति दे दो
कि मैं कहूँ और वो लोग माने। ब्रिटिश संसद कहती है तथास्तु। और 1861 के अधिनियम में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1861 के अधिनियम में एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई वायसराय को जो आने वाले समय में भारत के संविधान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। 1861 के अधिनियम में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। अब कोई कानून नहीं बनाना होगा, यानी विधान परिषद में, विधान जो परिषद बनी थी 1853 के अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा था, केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर जो कानून बनाने की प्रोसेस थी, कानून बनाने की प्रोसेस से अब वायसराय को कोई मतलब नहीं होगा, उसने अपना अध्यादेश जारी किया और वो लागू हो जाएगा। और इस प्रकार का अध्यादेश अगले 6 माह के लिए लागू रह सकता है। ठीक, तो ये तो एक बहुत सुपर पावर मिल चुकी थी वायसराय को, वो अपना कानून बना सकता था और लागू भी कर सकता था। इसी अधिनियम के दौरान, 1861 के अधिनियम के दौरान, उस समय के जो वायसराय थे, याद रख लीजिएगा, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रणाली की शुरुआत की जिसे हम लोग जानते हैं विभागीय प्रणाली। ठीक, एक प्रणाली की शुरुआत की जिसे हम लोग विभागीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो 1861 के अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और इसी प्रणाली के अंतर्गत एक और व्यवस्था भारत में लाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आई रही है भारत में? अब एक और नई व्यवस्था का संचालन भारत में होने लगा जिसे हम लोग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात अब भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में जो मंत्री बनेंगे, जो इसके सदस्य होंगे, ये सदस्य कौन होंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये हो सकता है कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई 1861 के अधिनियम में, उस मंत्रिमंडली में किसे सम्मिलित किया जाएगा? तो यहाँ पर निर्णय लिया गया कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं इन्हें ही इस व्यवस्था में लाया जाए, लेकिन भारतीयों की बहुत मांग उठ रही थी। जैसे यहाँ पर मांग उठाने वाले जो व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खां, इनका नाम यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर आता है। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड की थी, और भी इनके साथी जो थे उन लोगों ने, सभी लोगों ने डिमांड की थी कि कहीं ना कहीं भारतीयों को भी इस व्यवस्था में लाया जाए, भारतीयों को भी प्रशासन करने का अधिकार दिया जाए। तो अंग्रेज प्लस भारतीय दोनों ही इस व्यवस्था में थे। ठीक, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में अंग्रेज भी थे और भारतीय भी थे, दोनों को सम्मिलित किया गया। लेकिन चलेगी किसकी दोस्तों? तो चल रही थी अभी अंग्रेजों की। कानून कौन बनाएगा? अंग्रेज बनाएंगे। अध्यादेश जारी कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। न्याय कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। भारतीय क्या करेंगे फिर? भारतीय विधानसभा में बैठे बैठे सुनेंगे, बस क्या हो रहा है देखेंगे, और ना ही कुछ बोलेंगे ना ही अपनी राय देंगे। ठीक, यानी बस बैठ के सुनते रहेंगे क्या कानून बन रहे हैं, किस प्रकार के नियम पालन का संचालन हो रहा है, बस यही चीज़ों के लिए। बोलने की आज़ादी इनको दी जाती है, लेकिन बहुत समय बाद। ठीक, बोलने की आज़ादी कब दी जाती है इनको? 1892 का जब परिषद अधिनियम आएगा तो उसमें भारतीयों को बोलने की अनुमति दी गई, लेकिन कानून पर बहस करने की अनुमति अभी भी इन्हें नहीं दी गई थी। बजट पर तो बहस कर सकते थे, 1892 में इतना बोलने दिया कि ये किसी भी बजट पर बहस कर सकते हैं, किसी विधेयक पर बहस कर सकते हैं, लेकिन उसके संबंध में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रश्न पूरक प्रश्न हो, चाहे वो प्रश्न अनुपूरक प्रश्न हो, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था 1892 के अधिनियम में लाई गई। तो 1861 के अधिनियम में आपको 3 चीज़ें मुख्य रूप से याद रखनी है। पहला तो ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, दूसरा विभागीय प्रणाली स्टार्ट किया गया, तीसरा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी अपनाई गई जिसमें अंग्रेज प्लस भारतीय थे। भारतीयों को यहाँ पर सम्मिलित तो किया गया परंतु उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई 1892 के अधिनियम में। ठीक, हम लोग एक्स्ट्रा 1892 का अधिनियम नहीं पढ़ेंगे, यहीं पर आप लोग समझ लीजिए। 1892 के अधिनियम में भारतीयों को बजट तथा किसी विधेयक पर, बजट एवं किसी विधेयक पर बहस करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। यानी अब वो बहस कर सकते हैं। ठीक, बहस कर सकते हैं। और 1909 में इस पर एक और पॉइंट आएगा। 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि 1909 में यहाँ पर भारतीयों को और भी कई सारे अधिकार दे दिए गए जो भारतीयों के लिए, यदि हम देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छी खबर थी।
ठीक। इसके बाद हम लोग अगले अपना अधिनियम पढ़ेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो जानकारी है आप लोग सभी के साथ शेयर करते चलिए। अपने चैनल IN Academy को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।